हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक हमने हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था, हमने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया था और उसके ड्रॉबैक्स की हमने बात कर ली थी। और एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया था जो कि था क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो आया था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इसका फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r। बोले ये फॉर्मूला था इसका, ठीक है। अब देखें, बेसिकली इस फॉर्मूला के थ्रू, यहाँ r मिनिमम था, ठीक, इस फॉर्मूला के थ्रू हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ से ये r मिनिमम कैलकुलेट करके हमें क्या बतानी होती है, हमें बतानी होती है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, हमें यहाँ पर डिफाइन करनी होती है, ठीक है। हमें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यहाँ से क्या करनी होती है, डिफाइन करनी होती है। अब देखें, इसी फॉर्मूला के बाद फिर जब ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने कुछ और रिलेशन दिए इसी फॉर्मूला के बेसिस पे, जो हमें बस पता होने चाहिए क्या है वो। तो उसने जो एक और रिलेशन दिया, ये आप कल पढ़ चुके थे, अब आप यहां से कॉपी करें। तो उसने एक और रिलेशन दिया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस r इज इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3। r रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, r नॉट बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है। r इज इक्वल टू r नोट, r नोट एक कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू, जिसकी क्या वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 और a टू द पावर 1/3, जहां पर a क्या है, जिस भी एटम की हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने जा रहे हैं तो उस एटम का क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, उसका मास नंबर। ये आर नोट की ये वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻13, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करें और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जो आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्या है ये, देखें, कैलकुलेट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, कैलकुलेट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच by n alpha particle having kinetic energy at source 7.9 into 10⁻⁻13 जूल, 10⁻⁻13 जूल, ठीक है। और आपको आगे बोला जा रहा है which is scattered by gold न्यूक्लियस। और ब्रैकेट में जो गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर दिया जा रहा है 79। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल, आप इसको ट्राई करें, ठीक है। तो आई होप आपने ये ट्राई कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको इसके सॉल्यूशन से पहले एक नोट लिखवाता हूं, ठीक है। all the calculations in atomic structure mostly performed in SI unit,
ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, हमारे इस चैप्टर के अंदर हम जो भी न्यूमेरिकल्स में जो भी कैलकुलेशंस करेंगे मोस्टली वो हम कौन सी यूनिट्स में करते हैं, ऐसा यूनिट्स में ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि मास की अगर आप बात करें तो मास को ग्राम की जगह हम किस में यूज़ करते हैं, किलोग्राम में यूज़ करते हैं। ठीक, अब आप देखें, हम आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बाय एन अल्फा पार्टिकल, मतलब कि एक अल्फा पार्टिकल कितना क्लोज जा सकता है। ठीक है, हैविंग काइनेटिक एनर्जी एट सोर्स, काइनेटिक एनर्जी दी जा रही कहां पर, सोर्स पर। अब भाई इस लाइन का आप मतलब समझे कि काइनेटिक एनर्जी एट सोर्स यानी कि जहां से वो स्टार्ट हुआ है वहां की काइनेटिक एनर्जी दी जा रही है। मतलब आप समझ लो जहां स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट होता है वो मूव कर रहा है, वहां तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और सारी की सारी एनर्जी कौन सी फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और वही मैक्सिमम होती है ना। तो मतलब समझ लो उसने डायरेक्ट आपको ये दे दिया है। ठीक, और क्या कह रहा है, एट सोर्स 7.9 इंटू 10⁻13 जूल विच इज स्कैटर्ड बाय गोल्ड न्यूक्लियस। भाई आप एक्सपेरिमेंट से रिलेट करो, अल्फा पार्टिकल आ रहा है और वो किससे स्कैटर हुआ, किसकी वजह से स्कैटर हुआ, वो गोल्ड के न्यूक्लियस की वजह से। ठीक है, कि भाई गोल्ड उसके रास्ते में आया होगा तो उससे स्कैटर हो गया, मूवमेंट डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, तो हमारा जो दूसरा चार्ज है वो क्या है, गोल्ड का न्यूक्लियस। भाई पहला चार्ज हमारा भाई ये दिया है ना, अब इस पे आएंगे, हमें आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आर मिनिमम। बोलो सही है, ये हमें मालूम है ना, ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2। अब आप समझे Q1 Q2 क्या है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सही है, अब आपको बताओ काइनेटिक एनर्जी की तो वैल्यू आपको डायरेक्ट दी जा रही है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा मैं आपको अगर दोबारा लिख दूं, इसको फॉर्मूला को ओपन करके अगर लिखूं तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम, और आपको ये R मिनिमम निकालना है। ठीक, अब आप आए वैल्यूज पे। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या दी जा रही है, भाई सोर्स पे ही मैक्सिमम होती है और वही दी जा रही है, तो 7.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13 इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू Q1। आप Q1 मान लो कि ये अल्फा पार्टिकल को आप Q1 मान रहे हो। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है भाई, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो उस चार्ज को आप क्या लिखोगे यहां पर, बोलो 2 लिखोगे, नहीं 2 तो उसका बस वो एक यूनिट दिखा रहे हो। भाई टोटल चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19, तो 2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। वो जो आप 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव जो लिखते हो तो एक रिलेटिव चार्ज होता है, यहाँ वो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इनटू Q1 हो गया, हमने अल्फा पार्टिकल मान लिया। Q2 क्या है भाई, Q2 गोल्ड का न्यूक्लियस है। गोल्ड का न्यूक्लियस यानी कि गोल्ड के न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, तो ऑफकोर्स वो दूसरा चार्ज हो गया, दूसरा चार्ज हम उसी को काउंट करेंगे। ठीक है, तो गोल्ड के न्यूक्लियस की जब हम बात करें तो बताओ कितने प्रोटॉन्स। हाँ, अब भाई उसका चार्ज कैसे निकाला जाए, बताओ। क्वेश्चन में आपको गोल्ड का एटॉमिक नंबर दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो बताओ इसके पास गोल्ड के पास प्रोटॉन्स कितने होंगे 79, और वो सब एक साथ रखे हुए हैं ना, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ये Q1 हो गया, ये पूरा का पूरा Q2 हो गया। ठीक, अपॉन R मिनिमम। ठीक है, आप देखें भाई यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, जूल्स में है, सही है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर बिल्कुल यही होता है। कूलाम ही चार्ज होता मतलब यूनिट होती है चार्ज की, ये भी कूलाम, और ये किस में आ जाएगा फिर अपने आप मीटर्स में आ जाएगा, जो कि ऐसा यूनिट होती है किसके, डिस्टेंस की। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखें, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको निकालना है आर मिनिमम। भाई जितना ज़्यादा सिंपल हो सके कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा सिंपल करो इसको। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 7.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13। ठीक है,
जब ये आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, सही है। अब जब ये ऊपर जाएगी पावर तो आर मिनिमम इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके 13 + 9 कितना हो जाएगा, 22। मतलब ऊपर पावर कितनी है, 22 और 10⁻1, मतलब ऊपर की जो पावर है वो प्लस की 23 है। 9 × 10⁻23 इंटू 2 × 1.6 × 1.6 इंटू -38। अब देखो भाई मल्टीप्लिकेशन वाला काम तो आप कर लेना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा -15, ठीक, -15 और यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन में आएगा और ये आंसर आपका किस में आएगा, मीटर्स में, ठीक है। तो ध्यान रखें ये आपका आंसर होगा। यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि यूनिट्स आपको ऐसा ही लेनी है, ठीक है। इसको कॉपी करो और आप अगला क्वेश्चन लिखिए, लिख लिया होगा। तो आप लिखें दूसरा क्वेश्चन, लिखें with what velocity an alpha particle should travel towards nucleus of manganese, towards nucleus of manganese, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है कितना होता है, 25, ठीक है। to arrive at a distance to arrive at a distance 8 into 10 raised to the power minus 15, 8 into 10 raised to the power minus 15 सेंटीमीटर, ठीक है, from the nucleus तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ये आपको ट्राई करना है और इसकी जो शीट जो जिसमें भी आपने ये सॉल्व किया होगा वो आपको सेंड करना है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा आपके ग्रुप के थ्रू, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना है, एक तरह से आपका होमवर्क हो गया है, ठीक। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे अगले टॉपिक से। तो हमारा जो अगला टॉपिक है ये है वेव, ठीक है भाई। वेव आप सबने सुना होगा वेव क्या होती है, या थोड़ा बहुत आप जानते होंगे वेव के बारे में, ठीक है। तो वेव बेसिकली क्या होती है, वेव इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, विदाउट actual displacement of मैटर, ठीक है। वेव बेसिकली क्या होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटर, मतलब कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। वेव के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है, विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये आप सब शायद जानते होंगे कि वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव बेसिकली जो वेव होती है वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है। क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मतलब वेव देखो इस तरीके से ट्रेवल करती है, कोई भी जो वेव होती है वो इस तरीके से ट्रेवल करती है। और इसका ये जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ठीक। अब
वेव की ये वेव इस तरीके से करती है ट्रेवल, है ना। लेकिन वेव की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसमें जो सबसे पहली जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, लैम्डा से। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिंबल को हम क्या कहते हैं, लैम्डा, लैम्डा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा, ठीक। तो क्या होती है वेवलेंथ, बेसिकली देखो ये क्रेस्ट आ जाएगा, फिर से अगर आप इसको आगे मूव करो तो ये फिर से क्या आ जाएगा, ट्रफ आ जाएगा, ठीक है। वापस क्या आ जाएगा, एक ट्रफ आ जाएगा। तो वेवलेंथ होती क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट को हम बोलेंगे कि ये एक वेव है ना, ये इसमें क्या हो जाती है, एक वेव कंप्लीट हो जाती है। क्रेस्ट की फॉर्म में बोलना हो तो क्रेस्ट की फॉर्म में बोलो, अगर ट्रफ की फॉर्म में बोलना है तो दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और ये एक वेव कंसिडर की जाएगी, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ या क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं और वो एक वेव कंसिडर की जाएगी ना। दो कॉन्जिक्यूटिव की अगर हम बात करें तो एक वेव कहलाएगी, ठीक। तो देखें क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest oblique trough is called wavelength, ठीक है, is called wavelength। तो बात आती है इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट भाई हम ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी वेवलेंथ की और भी काफी सारी यूनिट्स होती हैं। तो देखिए वो क्या होती हैं। आपने शायद सुना हो उन यूनिट्स के बारे में। तो मीटर के अलावा भी डिस्टेंस की और भी काफी सारी यूनिट्स होती हैं। तो उसमें से देखें एक यूनिट तो होती है क्या, एक होती है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। आर्मस्ट्रॉन्ग मत बोलना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो इसकी एक 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है ये होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये आपको याद रखनी है चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक होती है नैनोमीटर, क्या है ये, नैनोमीटर। तो जो 1 नैनोमीटर होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। 10⁻⁹ मीटर। एक होती है पीएम, हाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये पिकोमीटर। ये होती है 10⁻12 मीटर, मतलब 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻12 मीटर, ठीक। और एक और होती है एफएम, हाँ ये होती है फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर, जो कि कितनी होती है 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट देखो मैं आपको बताता हूं, जिस चैप्टर में जो ज्यादातर काम में आती है वो ये दोनों है, ठीक हो। तो चाहे कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन ये आपको जरूर याद रहना चाहिए, ठीक। तो हमारे पास एक वेव की पहली कैरेक्टरिस्टिक हो चुकी है जिसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। आते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पे, और वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको आप किससे दिखाते हो, न्यू से दिखाते हो, न्यू, NU, ठीक है, NU, न्यू से आप दिखाते हो किसको, फ्रीक्वेंसी को, ठीक। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि भाई किसी एक पॉइंट से आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, है ना, कहीं पर भी, उस एक पॉइंट से 1 सेकेंड में कितने क्रेस्ट या कितने ट्रफ पास हो चुके हैं, भैया बताओ। जितने क्रेस्ट पास हो चुके होंगे वही क्या हो जाएगी, मतलब उतनी वेव्स पास कर चुकी होंगी, ठीक है ना। तो क्या होते हैं बेसिकली, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी एक पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने क्रेस्ट या जितने ट्रफ पास हो चुके होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है।
नंबर ऑफ crest oblique trough passing through a point in 1 सेकेंड। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, c अपॉन लेमडा। न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा, जहां पर c जो होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लेमडा क्या होता है, जिस वेव की आप बात कर रहे हो उसकी वेवलेंथ। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि अगर हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये लाइट वेव्स के लिए, लाइट रेस के लिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक रे या हर एक वेव जो होती है वो लाइट वेव नहीं होती है। ठीक है, और भी अलग तरीके की वेव होती है। तो अगर हम लाइट के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर c लिखेंगे। और बस एक छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना है, और अगर हम ये फॉर्मूला, भाई इसी के बाद चल रहा है, फॉर अदर वेव्स, इस फॉर्मूला में अगर हमें किसी भी दूसरी वेव की, लाइट वेव के अलावा, ये लाइट के लिए हो गया, फॉर अदर वेव्स फॉर्मूला हो जाएगा, आप इसको वेलोसिटी अपॉन लेमडा लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि भाई हर एक वेव फिर लाइट की स्पीड से नहीं चल रही है, तो जिस भी स्पीड से चल रही होगी वो स्पीड, ये न्यू है और ये v है, अपॉन लेमडा आप उसको कर दोगे, वहां से क्या निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। ठीक है, अब बात आती है किसकी, यूनिट की। तो यूनिट जो होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, उसको हम दिखाते हैं किससे, हर्ट्ज। उसको हम बोलते हैं किससे, हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल फॉर्म में, हर्ट्ज या फिर किलो हर्ट्ज या फिर मेगा हर्ट्ज। ठीक है, किलो का मतलब 10⁻³ और मेगा का मतलब 10⁻6 होता है। ठीक है, ये हो गई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। भाई कोई बहुत खतरनाक सी चीज़ नहीं है, कुछ फॉर्मूलाज हैं हाँ जो आपको बहुत ज़रूरी है, जिसकी आपको ये याद रहे। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है कि आपको याद रहे। ठीक, अब आते हैं तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पे। सेकंड हो गई फ्रीक्वेंसी, जो थर्ड है वो है वेव नंबर को दिखाते हैं हम, ये न्यू था ना, न्यू के ऊपर अगर आप एक डंडा खींच दो इस तरीके से तो इसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, तो वेव नंबर को हम किस तरीके से दिखाते हैं, न्यू बार से दिखाते हैं। ठीक, अब ये क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। अब ये यूनिट लेंथ का मतलब क्या, आप ब्रैकेट में लिखें, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर में कितने वेव्स हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/λ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ। देखो ये कैसे आता है, ये मैं आपको बता सकता हूं। भैया बताओ कि एक वेव का मतलब क्या हो गया, जितनी वेवलेंथ है उतनी डिस्टेंस, है ना। 1 वेव का मतलब क्या हो गया भाई, एक वेव कितने में होती है, मैंने बताया था ना, 2 कॉन्सेक्यूटिव टेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम एक वेवलेंथ कहते हैं, वो एक वेव कहते हैं। ठीक है, तो एक वेव का मतलब बताओ कितनी डिस्टेंस, जितनी वेवलेंथ है, यानी कि लैम्डा मीटर, यूनिट तो लगाएंगे ना। तो बताओ 1 वेव यानी कि लैम्डा मीटर। तो बताओ अगर मैं बोलूँ कि बताओ फिर 1 मीटर में कितनी वेव्स, तो बताओ आप क्या कर दोगे, इस लैम्डा को इस तरफ भेज दोगे, तो 1/λ वेव्स इन 1 मीटर। आया समझ में। और इसी को तो हम क्या कहते हैं, देखो नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में कितनी वेव्स हैं, 1/λ, तो इसलिए तो ये रहा फॉर्मूला। आ गया समझ में। ठीक है, इसको कॉपी करें, हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। लिख लिया होगा। तो एक और चीज़ आप ध्यान रखें भाई, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि इस चैप्टर के अंदर जो है, हम इस चैप्टर के अंदर जनरली हम लाइट
कि लाइट से ही डिस्कस करेंगे, लाइट वेव से ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, लाइट रेज से डिस्कस करेंगे, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना कि कोई दूसरे टाइप की वेव आ जाए, है ना। जनरली वो आपसे लाइट के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करेगा, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, इसी के बारे में हमें बात करनी रहेगी जनरली। अगर कुछ अलग देगा तो अलग से बताएगा भी सही आपको कि भाई ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं, या कोई दूसरी टाइप की रे है या वेव है, तो उसके बारे में आपको डिटेल देगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। भाई लाइट के बारे में तो सब जानते हैं, है ना। तो जो लाइट है, लाइट अभी तक तो आप उसको वेव की फॉर्म में भी जानते हो, है ना, वेव की फॉर्म में जानते हो, लेकिन बेसिकली लाइट के भी जो लाइट का जो नेचर होता है ये भी दो टाइप का होता है। लाइट के पास भी दो टाइप का नेचर होता है, एक होता है इसका वेव नेचर और एक होता है इसका पार्टिकल नेचर, ठीक है। लाइट के पास भी दो टाइप का नेचर होता है, एक तो वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। अब भाई आप सोचोगे अरे पार्टिकल नेचर कैसे हो गया, भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमें लगता है कि भाई इसका वेव नेचर भी है, लेकिन हाँ बिल्कुल वेव नेचर भी होता है, लेकिन साथ ही साथ इसका कौन सा नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर। अभी हमें कैसे पता चला, हमें ये देख के तो पता नहीं चल सकता, बेसिकली ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हमें प्रूव होता है कि कहीं कहीं जगह पर लाइट का वेव नेचर सपोर्ट करता है, उससे वो एक्सपेरिमेंट्स प्रूव होते हैं, और कहीं कहीं जगह पर लाइट के पार्टिकल नेचर को मान के कुछ एक्सपेरिमेंट्स प्रूव होते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इसके वेव नेचर की, ठीक है। तो ध्यान रखना बस कि लाइट के पास दो टाइप का नेचर होता है, एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ध्यान रखना जो हम लाइट के वेव नेचर की बात कर रहे हैं, मैक्सवेल ने लाइट के वेव नेचर को रिलेट किया किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ठीक है। ध्यान रखना लाइट के वेव नेचर को मैक्सवेल ने किससे रिलेट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। अब ये क्या होता है इसकी तो बात अभी आने वाली है ना, तो पॉइंट्स लिखें इसमें। दिस theory supports wave nature of EMR, wave nature of EMR। EMR की फुल फॉर्म जान लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। दिस थ्योरी सपोर्ट्स वेव नेचर ऑफ EMR, बोला सही है, ठीक है। पॉइंट्स इसके ना आपको याद रहने चाहिए पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट जो ये थ्योरी कहती है, क्या कहती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। अभी हम बात करेंगे ये क्या होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, when a charged particle, according to Maxwell, when a charged particle is accelerated, according to Maxwell, when a charged particle is accelerated, alternating electric and magnetic field are produced in form of wave, and these waves are called electromagnetic waves or
मैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। वो क्या होता है कि भाई मैक्सवेल के अकॉर्डिंग देखो, जब भी क्या होता है, जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, ठीक है, तो वो उस जब भी वो मोशन करेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ कौन सा फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जनरेट करता है, किसकी फॉर्म में, रेडिएशन या वेव्स की फॉर्म में, और उसी को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अभी और भी चीज़ें आ रही हैं इसके बारे में। इस थ्योरी के भाई, इस थ्योरी को आपको बस कुछ याद है, इसके बस पॉइंट्स याद रखो। ठीक है, वही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका पॉइंट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसका जो अगला पॉइंट है, an EMR has two components। भाई किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो दो कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एंड जो दूसरा है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है, एक ईएमआर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। ठीक है, ध्यान रखें। अब इन्हीं दो कंपोनेंट्स के बारे में बात चल रही है। ठीक है, अभी एक वेव का डायग्राम भी आएगा, उससे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसी पॉइंट में बात चल रही है, बोथ द कंपोनेंट्स हैव सेम स्पीड। भाई जो दोनों फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो दोनों कंपोनेंट्स जो दोनों फील्ड हैं, वो दोनों वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो दोनों वेव की फॉर्म में जो ट्रेवल कर रहे हैं, तो दोनों की बात चल रही है कि भाई दोनों की जो वेव होती है उनकी स्पीड क्या होती है, बोथ द कंपोनेंट्स हैव सेम स्पीड कोमा फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेवलेंथ। मतलब सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक चीज को छोड़ के, सेम वेवलेंथ, बट बोथ ट्रेवल इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है भाई, एक ईएमआर में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। ठीक है, जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं वो दोनों वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, और दोनों जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं दोनों की स्पीड सेम होती है, दोनों की वेवलेंथ सेम होती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, कुछ इस तरीके से, मतलब एक अगर इस तरीके से चल रही होगी तो एक इस तरीके से चल रही होगी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो देखें इसको हमें कैसे बता रहे हैं, आप इसका डायग्राम देखेंगे। तो देखना, आप समझना, एक वेव्स का डायग्राम आ रहा है। ठीक है, तो देखें, ये हमने क्या बना लिया, ये हमने एक्सेस बना लिए हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ठीक है, और जो भाई अलग अलग डायरेक्शन में बात चल रही है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ट्रेवल कर रहा है। ठीक, और मान लो कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ट्रेवल कर रहा है। भाई दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं ना, एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, तो देखो दोनों कैसे कर रहे होंगे। सपोज एक चार्ज पार्टिकल, मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल है Q, वो यहां से मूवमेंट करना भी स्टार्ट करेगा। ठीक, तो जैसे से मूवमेंट करना इस तरफ मान लो स्टार्ट करेगा,
ये इस तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा अभी, ठीक है। तो ये दो टाइप की वेव्स प्रोड्यूस करेगा, एक तो कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक मैग्नेटिक फील्ड की। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो देखिए आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। अगर मैं मान लो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बना रहा हूं तो वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, यानी कि वो कुछ इस तरीके से वो ट्रेवल कर रहा होगा, बोलो सही है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा होगा। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बनाऊं, अब देखो बी जो है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, वो इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में, और ये इस तरीके से ट्रेवल करेगा। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। ये आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। ये इस प्लेन में ट्रेवल कर रहा है और ये जो ब्लू वाला वो इस प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो दोनों एक दूसरे के कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो यही वो पॉइंट कह रहा है कि दोनों की, देखो दोनों की स्पीड, दोनों की वेवलेंथ सेम है, दोनों एक वेव यहाँ पे जाके खत्म हो रही है, दूसरी वेव भी यहाँ की जाके खत्म हो रही है, उनकी वेवलेंथ भी सेम है, लेकिन दोनों कैसे ट्रेवल कर रही हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। बना इसको बना लिया होगा। तो अगला पॉइंट लिखते हैं। An electromagnetic radiation does not require medium for propagation। मीडियम फॉर प्रोपेगेशन का मतलब होता है, मतलब उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट कैन ऑल्सो ट्रैवल इन वैक्यूम। मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखा हुआ है कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है ना। तो लाइट जो होती है भाई वो तो वैक्यूम से ट्रैवल करके आते हैं ना आपके पास, और किस स्पीड से आती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रैवल करते हुए आती है आपके पास, ठीक है। और एक और पॉइंट है भाई फिफ्थ, कि अगर आप भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी भाई अलग अलग वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग वेवलेंथ के जो ये EMR हैं, अगर आप उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर दो, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप इसको अरेंज कर दो, तो जो पैटर्न आता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो मैं आपको लिखवा दूँ कि भाई अलग अलग टाइप की रेज होती हैं, आपने भी सुना होगा, गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं, ठीक है। सबकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती हैं। तो पहले मैं आपके सामने वो सारी नाम लिख देता हूँ। देखो भाई अलग अलग टाइप की EMR होती है, ठीक है। गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। एक आता है विजिबल रीजन, भाई इसके बारे में सब जानते होंगे मेरे ख्याल से। विजिबल रीजन वो होता है जो हमें शो होता है, ठीक है। फिर आता है इंफ्रारेड, फिर आता है फिर आती है माइक्रोवेव्स, वेव्स है ना, माइक्रोवेव मत समझ लेना उसको घर वाला, माइक्रोवेव्स। और फिर आती है रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये भाई डिफरेंट टाइप की EMR है भाई, अलग अलग टाइप की रेज हो सकती है, तो इन सबके नाम लिखे हुए हैं। इससे पहले एक और आती है कॉस्मिक रेज होती है वो, ठीक है। तो अगर हम इन रेज को, अगर हम इनके वेवलेंथ के एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो कि ये है, ठीक है, तो ये जो पैटर्न आया इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये स्टार्ट होती है बेसिकली 10⁻⁸ से और जाती है λ = 10⁻16, मतलब ये रेंज हो गई, ठीक है। लैम्डा यहाँ जो है, यहाँ पर भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर तो दिख रहा होगा आपको लैम्डा का वेवलेंथ का, यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज होती है ये आपके सामने लिखी हुई है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। बस इस चीज को ध्यान रखें, ठीक। अब भाई यहां तक हमने
इस चैप्टर में अभी तक बस हम थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो शायद हो सके आपको भी चैप्टर में ऐसा लगे कि भाई क्या चल रहा है, थ्योरी लिख ले रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, तब से लिख रहे हैं। तो अब आप परेशान ना हो, हम जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एक न्यूमेरिकल का टॉपिक होगा जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो अभी तक तो आपने बहुत लिख लिया, अब आपको थोड़ा सा और इंटरेस्ट आने लगेगा इसमें जब आप न्यूमेरिकल्स को करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आज जो है, आज आप ये कॉपी कर लो और आज हम हमारे लेक्चर में यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। आज हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला लिखा था R = R0 a⁻⁴ जहाँ पर R0 की एक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1.33 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर या फिर -15 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था क्या, हाँ उसके बाद हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे और उसके बाद हमने फिर थोड़ी सी लाइट के बारे में बात की थी, पार्टिकल और वेव नेचर, वेव की, हाँ वेव के बारे में डिस्कस किया था। वेवलेंथ क्या होती है, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। यूनिट ऐसा यूनिट मीटर होती है, उसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की एक किसी पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी वेव्स पास कर रही हैं या जितने क्रेस्ट या जितने ट्रफ पास कर रहे हैं वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने लिखा था न्यू से बताते हैं, न्यू = c/λ। और जो थर्ड डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी किसकी, वेव नंबर की। वेव नंबर क्या होता है कि किसी यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हो सकती हैं, कितनी होती हैं 1/λ, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू बार से करते हैं, ठीक। फिर भाई अच्छा एक चीज़ आप लिख लेना कि जो वेव नंबर के यहाँ आपने लिखा वहाँ पर आपने उसकी यूनिट नहीं लिखी, उसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स, ठीक है भाई 1/λ, तो मीटर इनवर्स उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, लिख लेना इसको, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब आप इसको रिवाइज करें और हाँ मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आप सॉल्व कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।